हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये चैप्टर नंबर 6 है, उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी। तो कक्षा 8 की जो दो एनसीईआरटी हैं उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है आधुनिक भारत की, हमारे अतीत की, तो वो दो हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 का ये चैप्टर नंबर 6 है और पार्ट 2 जो है वो 6 से लेकर 12 तक आगे के हैं। तो पार्ट 1 का ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 इसका स्टार्ट करेंगे जो 6 से 12 तक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या है इसमें आज। औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ। औपनिवेशिक शासन मतलब जो अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों का उपनिवेश जो भारत में उन्होंने अपना बनाया था, उनमें शहरों का हुआ क्या। आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गांव का जीवन किस तरह बदल गया था। इसी इसी समय शहरों में क्या हो रहा था, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के कस्बे या शहर की चर्चा करते हैं। मदुरै जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास ढाका जैसे उत्पादन शहरों या सूरत जैसे बंदरगाह या एक साथ कई तरह के काम करने वाले कस्बों से बिल्कुल अलग मिलेगा। पश्चिमी विश्व के ज़्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ सामने आए थे। ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेज़ी से फैले, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में इन शहरों की तरफ आ रहे थे। लेकिन 19वीं सदी में भारतीय शहर पश्चिम यूरोप के शहरों की तरह तेज़ी से नहीं फैले। ऐसा क्यों हुआ? तो जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, हालांकि चित्र स्पष्ट नहीं है लेकिन उसके बारे में जानकारी दी गई कि मछलीपट्टनम का एक दृश्य है 1672 का। मछलीपट्टनम 17वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ था। 18वीं सदी के आखिर में जब व्यापार बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के नए ब्रिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा तो उसका महत्व घटता गया, मतलब उसका महत्व घट गया। अब है 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, मद्रास यानी जो इस समय चेन्नई है, का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेज़ी से बढ़ा था। प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है? शासन की सुविधा के लिहाज से औपनिवेशिक भारत को 3 प्रेसिडेंसी, बम्बई, मद्रास और बंगाल में बांट दिया गया था। किसकी? शासन की सुविधा के लिहाज से। ये तीनों प्रेसिडेंसी सूरत, मद्रास और कलकत्ता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। ओके, तो ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। कौन कौन से शहर? जैसे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। खास चीज़ों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहाँ जो चीज़ें बनती थी उनकी मांग घट गई थी। जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहली वाली स्थिति में नहीं रहे। इसी प्रकार जब अंग्रेज़ों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। इस प्रक्रिया को अक्सर विशहरीकरण कहा जाता है। एक तो था शहरीकरण, मतलब शहरों का बसाव, और विशहरीकरण मतलब शहरों में बिखराव। ओके, मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा विशहरीकरण हुआ। मतलब ये जो शहर थे मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम, ये बिखर गए शहर, इनका विशहरीकरण हो गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में रहते थे। ओके, अब है यहाँ पर एक दूसरा चित्र, उसके बारे में। 18वीं सदी में बम्बई का बंदरगाह, जब ईस्ट इंडिया कंपनी पश्चिमी भारत में बम्बई को मुख्य बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल करने लगी तो बम्बई शहर फैलने लगा। तो भैया बम्बई इस तरह से डेवलप होने लगा क्योंकि उसको उन्होंने मुख्य बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल करने लगी थी। ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था, परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। तो कब बनी थी दिल्ली भारत की राजधानी? 1912 में। उससे पहले कौन सी थी? कलकत्ता। आइए दिल्ली की कहानी को देखकर समझें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ क्या चल रहा था। नई दिल्ली, अच्छा यहाँ पर शहरीकरण दिया गया। शहरीकरण मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिक से अधिक लोग शहरों और कस्बों में जाकर रहने लगते हैं, उसी को कहते हैं शहरीकरण। तो ये जो डेफिनेशंस हैं इनको आप याद रखिए। यूपीएससी मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टेट पीएससी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और भी बहुत सारे एग्जाम्स में। तो नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियाँ थीं? आप दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में देखते रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि यह शहर 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक राजधानी रह चुका है? इस दौरान छोटे मोटे अंतराल भी आते रहे। अच्छा, ये दिल्ली के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से 7th क्लास की एनसीईआरटी में किसी चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर किया था।
इस दौरान छोटे मोटे अंतराल भी आते रहे। यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग समय पर बसाई गईं। आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में घूमने पर इन सारी राजधानियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। इसमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए दिल्ली शहर सबसे महत्वपूर्ण थे। तो ये एक चित्र दिया गया धुंधला सा, इसके बारे में जानकारी दी गई है। 19वीं सदी के मध्य में शाहजहानाबाद की एक तस्वीर। आप बाईं ओर लाल किला देख सकते हैं। तो यहाँ पर लाल किला हालांकि स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन बाईं ओर लाल किला देख सकते हैं। शहर को घेरने वाली दीवारों को ध्यान से देखें। बीचों बीच चांदनी चौक का मुख्य रास्ता दिखाई दे रहा है। देखिए कि यमुना नदी लाल किले से सट कर बह रही है। अब इसका रास्ता कुछ बदल गया है। जहाँ नाव किनारे की तरफ बह रही है उसे अब दरियागंज कहा जाता है। दरिया का मतलब नदी और गंज का मतलब बाजार। ओके, तो इन सारी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहाँ ने बसाई थी। मतलब जो इसमें वर्तमान समय में दिल्ली है, इसमें जो है बहुत सारे क्षेत्र अलग अलग छोटी छोटी राजधानियाँ बनी थी, जो हमने 7th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ी थी। तो शाहजहानाबाद की स्थापना 1639 में शुरू हुई। इसके भीतर एक किला महल और बगल में सटा शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में, तो लाल किला किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से बनाया है। और किसने बनवाया? शाहजहाँ ने। के महल परिसर बनाया गया था। इसके पश्चिम की ओर 14 दरवाज़ों वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक, फैज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि वहाँ से शाही यात्राएं आसानी से निकल सकती थीं। चांदनी चौक के बीचों बीच नहर थी। यहाँ पे कुछ शब्दों के मतलब दिए गए, जैसे दरगाह। दरगाह का मतलब होता है सूफी संत का मकबरा। खानकाह का मतलब होता है यात्रियों के लिए विश्राम घर और ऐसा स्थान जहाँ लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं या नृत्य संगीत कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। तो उस जगह को कहते हैं खानकाह। अब है ईदगाह। ईदगाह मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल जहाँ सार्वजनिक प्रार्थना और त्यौहार होते हैं। फिर है कुलदे से, किसको कहते हैं? ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। तो घने मोहल्लों और दर्जनों बाजारों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक थी। उस समय पूरे शहर में इस मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान नहीं था। शाहजहाँ के समय दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र हुआ करती थी। यहाँ कई दरगाह, खानकाह और ईदगाह थी। बड़े बड़े चौराहे, टेढ़ी मेढ़ी गलियों, खामोश कुलदेसेक और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को नाज था। शायद इसलिए मीर तकी मीर ने कहा था, दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। यहाँ पर ये दिल्ली की जामा मस्जिद का एक चित्र दिया गया, उसका पूर्वी दरवाज़ा दिखाया गया है। मीनारों और पूरे गुंबदों वाली यह भारत की पहली मस्जिद है। लेकिन यह भी आदर्श शहर नहीं था। इसके ऐशो आराम भी सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से में आते थे। अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था। हवेलियों के बीच गरीबों के असंख्य कच्चे मकान होते थे। शायरी और नृत्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया आमतौर पर सिर्फ मर्दों के मनोरंजन का साधन थी। त्योहारों और जलसे जुलूसों में तब तक टकराव भी फूट पड़ते थे सो अलग जब तक टकराव भी फूट पड़ते थे सो अलग। दिल्ली जो एक शहर था, आलम में इंतखाब। ये किसने कहा था? 1739 तक दिल्ली नादिर शाह के हाथों तबाही और लूट खसोट का सामना कर चुकी थी। शहर के पतन पर दुख भरे लहजे में 18वीं सदी के उर्दू शायर मीर तकी मीर कहते हैं, दिल्ली जो एक शहर था, आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। इसका अर्थ हुआ, मैं उसी उजड़ी हुई दिल्ली का रहने वाला हूँ जो एक ज़माने में दुनिया का सबसे भव्य शहर थी। तो ये दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, उसका चित्र बना हुआ है। नई दिल्ली का निर्माण 1803 में अंग्रेज़ों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। क्योंकि दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है, यह 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। एक अतीत का ध्वंस। 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफ़ी अलग था। मद्रास, बम्बई या कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेज़ों की बस्तियाँ अलग अलग होती थीं। भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज़ लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे। दिल्ली में ऐसा नहीं था। ख़ास तौर से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज़ भी पुराना शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते थे। वे भी उर्दू, फारसी संस्कृति व शायरी का मजा लेते थे और स्थानीय त्योहारों में हिस्सेदारी करते थे।
ओके, अब यहाँ पे है गुल फरोशान का मतलब होता है फूलों का त्यौहार। पुनर्जागरण का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कला और ज्ञान का पुनर्जन्म। यह शब्द ऐसे दौर के लिए इस्तेमाल होता है जब बहुत बड़े पैमाने पर रचनात्मक गतिविधियाँ होती हैं। तो 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। इस संस्था ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था। बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली पुनर्जागरण काल बताते हैं। 1857 के बाद यह सब कुछ बदल गया। इस साल हुए विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि हमने पिछले चैप्टर में बहुत विस्तार से देखा था 1857 की क्रांति के बारे में। 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रही। तो उसका एक चित्र दिया गया है। ब्रिटिश टुकड़ियां दिल्ली के सड़कों पर विद्रोहियों का कत्लेआम करके बदला ले रही हैं, उसका एक चित्र यहाँ पे बना हुआ है। जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया तो वे बदले और लूटपाट की मुहिम पर निकल पड़े। प्रसिद्ध शायर गालिब उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे। 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया। जब गुस्साए शेर यानी अंग्रेज शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घर जला डाले। न जाने कितने औरत मर्द आम और खास 3 दरवाज़ों से दिल्ली से भाग खड़े हुए और उन्होंने छोटे छोटे समुदायों तथा शहर के बाहर मकबरों में पनाह ली। अगली बगावतों को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया। अंग्रेज़ों ने उन्हें बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, भेज दिया। उनका दरबार बंद कर दिया, कई महल गिरा दिए, बागों को बंद कर दिया और उनकी जगह अपने सैनिकों के लिए बैरकें बना दी। अंग्रेज दिल्ली के मुग़ल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे। किले के इर्द गिर्द सारा इलाका साफ कर दिया गया। किले मतलब लाल किले के इर्द गिर्द। वहाँ के बाग, मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दिए गए। उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा। अंग्रेज आसपास के इलाकों को सुरक्षित करना चाहते थे। खास तौर से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया या उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मिसाल के तौर पर जीनत अल मस्जिद को एक बेकरी में तब्दील कर दिया गया। जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज की इजाज़त नहीं मिली। शहर का 1/3 हिस्सा ढहा दिया गया। नहरों को पाट कर समतल कर दिया गया। ओके, इसके बाद है रेलवे की स्थापना करने और शहर को 4 दीवारी के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को तोड़ दिया गया। अब अंग्रेज उत्तर की तरफ विकसित हुए विशाल सिविल लाइंस इलाके में रहने लगे। अब वे पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रहते थे। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसे बंद कर दिया गया। यहाँ पर एक चित्र है आसपास की इमारतों को गिरा देने के बाद जामा मस्जिद का दृश्य। ओके, अगला है एक नई राजधानी की योजना। अंग्रेजों को दिल्ली के सांकेतिक महत्व का अच्छी तरह पता था, लिहाजा 1857 की बगावत के बाद उन्होंने यहाँ बहुत सारे शानदार आयोजन किए। 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मालिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसकी क्या वजह रही होगी? विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि लोगों की नज़र में मुगल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ है और वे उसे ही अपना मुखिया मानते हैं। लिहाजा ब्रिटिश सत्ता का मुगल बादशाहों और 1857 के बागियों के मुख्य केंद्र में पूरी तरह तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया। यहाँ पे चित्र दिया गया जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक, करोनेशन दरबार 12 दिसंबर 1911। इस दरबार में 1 लाख से ज़्यादा भारतीय राजा, महाराजा, अंग्रेज अफसर और सिपाही जमा हुए थे। ओके, 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ। एक और दरबार का मतलब एक तो विक्टोरिया का हुआ था विशाल दरबार और दूसरा इनका जॉर्ज पंचम का। कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का फैसला भी इसी दरबार में ऐलान किया गया। तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। तो ये आप याद रखिए, रायसीना पहाड़ी पर। एडवर्ड लटियंस और हर्बर्ट बेकर नाम के 2 वास्तुकारों को नई दिल्ली और उनकी इमारतों का डिज़ाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। तो रायसीना पहाड़ी के ऊपर स्थित वायसरीगल पैलेस, उसी को इस समय राष्ट्रपति भवन बना दिया गया बाद में। तो नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता
वायसराय के महल, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है, तक जाने वाले किंग्स वे यानी वर्तमान राजपथ जो कहा जाता है, और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गईं। इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के अलग अलग दौर की झलक दिखाई देती थी। फिर भी इसका मोटे तौर पर क्लासिकी यूनान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का दिखाई देता था। उदाहरण के लिए वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद सांची में बने बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित था। लाल भुरभुरे पत्थर और नक्काशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तुशिल्प से ली गई थी। मतलब इन भवनों को बनाने में प्रेरणा कहीं न कहीं जो जैसे कि बौद्ध स्तूप हो गए, मुगल की जो वास्तुशिल्प थी उससे ली गई थी। लेकिन नई इमारतों में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी जरूरी थी, इसलिए वास्तुकारों ने इस बात का ख्याल रखा कि वायसराय का महल शाहजहाँ की जामा मस्जिद से भी ऊंचा हो। यह काम कैसे किया जा सकता था? नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगे। इरादा एक ऐसा शहर बनाने का था जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। उसमें भीड़ भरे मोहल्लों और संकरी गलियों के लिए कोई जगह नहीं थी। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कों और विशाल परिसरों के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई थी। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी। नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। अंग्रेज़ों की भीड़ भरे इलाके गंदे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत दिखाई देने लगे थे। इसीलिए नई दिल्ली में बेहतर जलापूर्ति, गंदगी के निकास और जालियों को और नालियों की पूरी व्यवस्था तैयार की गई। उसे ज़्यादा हरा भरा बनाया गया। वहाँ पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि लगातार ताज़ी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। नई दिल्ली की कल्पना। दिल्ली को राजधानी के रूप में चुनने के पीछे वायसराय हार्डिंग ने यह वजह बताई थी। यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के अदम्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। वास्तुकार हर्बर्ट बेकर की राय में नई राजधानी अच्छे शासन और एकजुटता का पाषाण प्रतीक होनी चाहिए, जो ब्रिटिश शासन के भारत के इतिहास में एक नई बात है। भारत में ब्रिटिश शासन केवल शासन और संस्कृति की एक परत भर नहीं है, यह एक पनपती हुई नई सभ्यता है। इसमें पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण है। दिल्ली के वास्तुशिल्प में इस महान तथ्य की झलक मिलनी चाहिए। तो 2 अक्टूबर 1912 को ये इन्होंने अपनी राय व्यक्त की थी। अब विभाजन के समय जीवन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। 1947 में भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गए और शहर की संस्कृति बिल्कुल भिन्न हो गई। स्वतंत्रता और विभाजन के कुछ ही दिनों बाद भीषण दंगे शुरू हो गए। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए और उनके घर बार लूटकर जला दिए गए। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली, मतलब उनकी जगह। शाहजहानाबाद में लावारिस मकानों पर कब्जे के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे। कई बार उन्होंने मुसलमानों को भाग जाने और अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर भी किया। दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए, जिसमें से लगभग 44,000 मकान खाली हो गए। बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने के इंतजार में काम चलाऊ शिविरों में रहने लगे। उस समय दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गई थी। दिल्ली की आबादी में लगभग 5 लाख की वृद्धि हो गई, जबकि 1951 में यहाँ की आबादी 8 लाख से कुछ ही ज़्यादा थी। ज़्यादातर लोग पंजाब से आए थे। वे शिविरों, स्कूलों, फैजी बैरकों और बाग बगीचों में आकर रहने लगे। उनमें से कुछ को खाली पड़े मकानों पर कब्जे का मौका मिल गया। बहुत सारे लोग शरणार्थी बस्तियों में रहने लगे। लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियाँ इसी समय बसी थीं। दिल्ली में आने वाली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुकान और स्टॉल खुल गए। कई नए स्कूल और कॉलेज भी खोल दिए गए। जो लोग यहाँ से गए थे उनकी जगह आए शरणार्थियों की निपुणता और काम धंधे बिल्कुल अलग थे, मतलब वो दूसरा काम जानते थे। पाकिस्तान जाने वाले बहुत सारे मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे। दिल्ली आए नए लोग ग्रामीण भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। विभाजन ने उनकी ज़िंदगी और व्यवसाय बदल दिए थे। फेरी वाले, पटरी वालों, बढ़ई और लुहारों के तौर पर उन्होंने नए रोजगार अपनाए। इनमें से बहुत सारे नए व्यवसाय में काफ़ी सफल भी रहे। तो ये एक चित्र दिया गया है। विभाजन के बाद हजारों लोग दिल्ली में बने शरणार्थी शिविरों में रहने लगे थे। पंजाब से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह बदल दिया। भोजन, पहनावे और कला के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू पर आधारित शहरी संस्कृति नई रुचियां और संवेदनशीलता के नीचे दब गई। पुराने शहर के भीतर
इस बीच पुराने शहर यानी शाहजहानाबाद का क्या हुआ? अतीत में मुगलों के ज़माने की प्रसिद्ध नहरों से घरों में न केवल पीने का ताज़ा पानी आता था, बल्कि दूसरी घरेलू ज़रूरतों के लिए भी पानी मिल जाता था। 19वीं सदी में जलापूर्ति और निकासी की इस बेहतरीन व्यवस्था को नज़रअंदाज किया जाने लगा। कुओं यानी बावड़ी की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। घरेलू कचरे की निकासी वाली धाराएं भी क्षतिग्रस्त थीं। यह एक ऐसे समय की बात है जब शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। टूटी फूटी नहरें इस तेज़ी से बढ़ती आबादी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती थीं। 19वीं सदी के आखिर में शाहजहानी नालियों को बंद कर दिया गया और खुली नालियों की नई व्यवस्था विकसित की गई। जल्दी ही यह प्रणाली भी बोझ से चरमराने लगी। बहुत सारे अमीर लोगों को सड़क किनारे बहती नालियों और उफनते खुले नालों की बदबू परेशान करती थी। दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी एक अच्छी निकासी व्यवस्था पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थी। तथापि उसी समय नई दिल्ली के इलाके में निकासी व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च किए गए। हवेलियों का पतन 17वीं और 18वीं शताब्दियों में मुगल कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहता था। 19वीं सदी के मध्य का नक्शा देखने पर ऐसी कम से कम 100 हवेलियाँ दिखाई देती हैं। ये 4 दीवारी से घिरे दालान और झरने वाली भव्य इमारतें थीं। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास बनी एक प्रसिद्ध बावड़ी, और नीचे दिया गया 19वीं सदी के आखिर में दिल्ली का चांदनी चौक। ये है चांदनी चौक। एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे। खूबसूरत फाटक के भीतर जाने पर हवेली के अंदर आप एक खुले अहाते में पहुंच जाते थे। इसके चारों तरफ मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे, जिनका सिर्फ पुरुष ही इस्तेमाल कर सकते थे। भीतरी दालान और कमरे परिवार की औरतों के लिए होते थे। हवेली के कमरों का कई कामों के लिए इस्तेमाल होता था। उनमें फर्नीचर बहुत कम होता था। यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक भी कमर अल दीन खान की हवेली में कई इमारतें थीं। उनमें गाड़ी वालों, तंबू लगाने वालों यानी डेरवाल, मसालची, खातेदारों, क्लर्कों, घरेलू नौकरों के रहने का इंतजाम था। बहुत सारे मुगल अमीर ब्रिटिश शासन के समय इन विशालकाय इमारतों को संभालने की हालत में नहीं थे। फलस्वरूप हवेलियां बढ़ने लगीं। उनके हिस्सों को बेचा जाने लगा। हवेलियों के जो हिस्से सड़क पर खुलते थे, वहाँ दुकानें या गोदाम बन गए। कुछ हवेलियां नए उभरते व्यापारी वर्ग के नियंत्रण में चली गईं। बहुत सारी उपयोग में न होने के कारण बेकार हो गईं। औपनिवेशिक बंगले इन हवेलियों से बिल्कुल अलग थे। ये बंगले एकल परिवारों के लिए बनाए गए थे, इसलिए उनमें एक मंजिल की ढलवा छत वाली इमारत होती थी। ये बंगले आमतौर पर 1 या 2 एकड़ के खुले स्थान पर बने होते थे। इनमें रहने, खाने और सोने के कमरे अलग थे। अगले हिस्से में एक लंबा बरामदा होता था। कई बंगलों में 3 तरफ बरामदा बनाया जाता था। रसोई घर, अस्तबल और नौकरों के क्वार्टर मुख्य मकान के अलग बनाए जाते थे। घर की देखभाल के लिए दर्जनों नौकर होते थे। तो ये सब इसके बारे में बताया गया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। नगर पालिका योजना बनाती थी। 1931 की जनगणना, आप जानते हैं प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। तो 1931 की जनगणना से पता चलता है कि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ है। यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोगों का औसत था। पुराने शहर में बिगड़ते हालात के बावजूद उसका फैलना जारी रहा। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की थी। इसके पीछे यह सोच थी कि यहाँ के निवासियों को पुराने शहर से अलग एक तरह के चौराहा बाजार की तरफ ढकेला जाए। इस चौराहे पर चारों ओर दुकानों की कल्पना की गई थी। इस पुनर्विकास में सड़कों के लिए जाल वाली संरचना तय की गई। सभी सड़कों की चौड़ाई, आकार और स्वरूप एक जैसी होना था। मोहल्लों के निर्माण के लिए जमीन को एक जैसे टुकड़ों में बांट दिया गया। इस नए स्थान को क्लार्कगंज का नाम दिया गया। यह कभी पूरा नहीं हो पाया। उसने पुराने शहर को भीड़ से आज़ाद कराने में कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि 1912 में भी नए स्थानों पर जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था बहुत खराब थी। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया। इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज दक्षिण इलाके, तो इसके बारे में आप वीडियो पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दक्षिण अफ्रीका में हर्बर्ट बेकर, तो ये दक्षिण अफ्रीका के बारे में दिया गया है। ये भी आप वीडियो पॉज करके और पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका के बारे में है। हमारे भारतीय इतिहास से इसका कोई संबंध नहीं है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों,
अब इसके बाद हम लोग जो है 8th क्लास की ये पहली एनसीईआरटी जो थी हमारे अतीत की, और दूसरा खंड इसका भाग 2। तो पहले में चैप्टर 1 से लेकर 6 तक थे, और दूसरे में 7 से लेकर 12 तक होंगे, ठीक है। तो वो हम अब अगला पार्ट जो है शुरू करेंगे। अच्छा, इसको हम बहुत फास्ट इसलिए पढ़ते हैं ताकि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो सके। अगर हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनसीईआरटी की भाषा ऐसी है कि आप बस इसको पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है कुछ विशेष। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।